नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस में। मैं प्रभात पांडे आपको पिछले वीडियो में वर्णमाला का स्वर पार्ट पढ़ा चुका था। अब आज हम लोगों का पार्ट शुरू होगा व्यंजन। अब व्यंजन पढ़ने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता होती है, तो स्वरों को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। अब व्यंजन सीखने के लिए आपको उन व्यंजन किस प्रकार के होते हैं, ये किन किन खंडों में बांटे गए हैं, ये सब कुछ सीखना अनिवार्य होता है। तो अब आप देखेंगे व्यंजन को, तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि स्वर की सहायता से ऐसे वर्ण, ऐसा कोई भी अक्षर, ऐसी कोई भी वर्ण, ऐसी कोई भी ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाएगी। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? तो व्यंजन का से शुरू होते हैं। तो यदि आप देखें तो इसको कहा जाता है का वर्ग, यानी का के अंतर्गत जो 5 वर्ण लिखे हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये पांचों वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है चा वर्ग, तो ये लिखा है चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद होता है टा वर्ग। टा वर्ग में 5 वर्ण, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद होता है ता वर्ग। ता में 5 वर्ण हैं, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण उपस्थित होते हैं, पा, फा, बा, भा और मा। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग में आप जिस वर्ग के बारे में पढ़ रहे होंगे उस वर्ग में कितने वर्ण उपस्थित होंगे? तो उस वर्ग में 5 वर्ण उपस्थित होंगे। आपसे यदि पूछा जाए कि जा किस वर्ग का वर्ण है, तो आपको यदि उसके बारे में पता है कि चा, छा, जा, झा और या ये चा वर्ग का है, तो आप बता सकते हैं कि जा चा वर्ग से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि धा किस वर्ग का वर्ण है, तो आपको यदि पता है ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग के वर्ण हैं, तो आप इनमें से किसी भी प्रकार के वर्ण को उठाकर उसके वर्ग को पहचान सकते हैं। तो इतना अवश्य ध्यान रखें कि कौन सा वर्ग कितने वर्णों को और कौन कौन से वर्णों को लेकर चलता है। यदि का वर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो का, खा, गा, घा अंगा हो जाएगा। यदि चा वर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो चा, छा, जा, झा, इया हो जाएगा। यदि टा वर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हो जाएगा। यदि ता वर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो ता, था, दा, धा और ना हो जाएगा। और यदि पा वर्ग के बारे में आपसे पूछा जाए तो पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको 2 और ये खंड देखने को मिल रहे हैं। ये जो मैंने लिखा टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, उसके बाद मैंने ये अड़ा और अड़ा 2 बार लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये नीचे जो एक इसमें बिंदी लगा दी गई और इसमें भी एक बिंदी लगा दी गई। तो यदि आपको डलिया लिखना होगा तो आप डा का प्रयोग करेंगे। यदि आपको ढक्कन लिखना होगा तो आप ढा का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि आपको पढ़ाई लिखना होगा तो आपको इसका प्रयोग करना होगा। यदि आपको कढ़ाई लिखना होगा तो आपको इसका प्रयोग करना होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा वर्ण जिनमें इनसे प्रयोगात्मक विधियां खत्म हो जाती हैं, उनके बाद इनका प्रयोग करना उचित हो जाता है। तो इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जो छुपे हुए स्वरूप में पाए जाते हैं। वो स्वयं मूल प्रति में तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं, परंतु उनमें नीचे बिंदी लगा देने के कारण वो उत्क्षिप्त हो गए। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जो छुपे हुए स्वरूप में पाए जाते हैं उनको उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है, तो ये एक उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण है। या ये पूछा जाए कि ये किस वर्ग में आता है, तो ये भी टा वर्ग में आने वाले व्यंजन वर्ण हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण पूछने पर आपको उसके वर्ग के अनुसार याद होना चाहिए। अगर आपको वर्णमाला याद नहीं भी होती है तो आप का, चा, टा, ता और पा याद कर सकते हैं। आप का, चा, टा, ता, पा याद कर लेंगे तो आपको उनसे बनने वाले वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 व्यंजन वर्ण और देखने को मिलते हैं, जिनको कहा जाता है अंतः स्थ व्यंजन वर्ण। इनको क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण।
अब अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, इनको अंतःस्थ क्यों कहा जाता है? किताबों की परिभाषा के अनुसार यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा होता है स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाने वाले वर्ण। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह परिभाषा भी उचित है कि ये ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य पाए जाते हैं या स्वर और व्यंजन की सहायता से बनाए गए होते हैं। ठीक, तो स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आप अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में और समझेंगे तो अंतःस्थ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब भैया बोलना, जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंतः गमन करती है। सीधे सीधे गमन करे लिख दिया जाए तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंतः गमन करती है वह क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण भी कहलाते हैं। तो आपने पहले वर्ग पढ़ा, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण मैंने लिखवाया कि स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंतः की ओर या अंतः क्षेत्र। अब अंतः का मतलब क्या होता है? आप जब इन वर्णों को बोलेंगे तो आपके मुख से निकलने वाली जो हवा होती है वो बाहर ना निकलकर अंदर जाएगी। आप या, रा, ला और वाह बोलिए, आपको स्वयं समझ में आएगा। या फा जब बोलते हैं तो वायु बाहर जाती है, आप जब या बोलते हैं तो वायु अंदर आती है। आप धा बोलते हैं तो वायु बाहर जाती है, आप रा बोलते हैं तो वायु अंदर आती है, आप झा बोलते हैं तो वायु बाहर जाती है, आप ला बोलते हैं तो वायु अंतर की ओर प्रवेश करती है। तो ऐसे वर्ण जिनको जो स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाएंगे वह अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। या फिर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंतः गमन करेगी वह भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 4 हैं, या, रा, ला और वा। इनको चारों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। या, रा, ला और वा। या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड्डू और वा से वकील। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में प्राणवायु अंतः की ओर प्रवेश करती है वह अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। अब और लिखवाया जाए या और बताया जाए तो इसके आगे आने वाले 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसके आगे आने वाले 4 वर्ण मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके आगे आने वाले जो 4 वर्ण होंगे वह ऊष्म व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे। किस व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे? ऊष्म व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे, या उनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण की तुलना दी जाएगी। अब ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? अब देख रहे हैं आप कि मैं स्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़ा रहा हूँ आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ स्पर्श है। स्पर्श का मतलब आपकी जीभ जहाँ पर भी टच हो रही है उसके अनुसार बनने वाले व्यंजन वर्णों को आप मूलतः पढ़ रहे हैं। वो लिखा है ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ग्रीष्म का मतलब आप समझते होंगे, बगल में चाहे गर्म लिख लीजिएगा, गर्म वायु का प्रवाह मुख द्वार से होता है। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपके मुख से गर्म वायु का प्रवाह होगा। आप जब उनको बोलेंगे तो आपके मुख से गर्म वायु बाहर की ओर निकलेगी। अब ये वायु के ऊपर आधारित है इसलिए यह ऊष्म व्यंजन वर्ण भी कहलाता है। गर्म वायु का प्रवाह मुख द्वार से होगा। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपके मुख द्वार से गर्म वायु का प्रवाह होता है वह ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आप जब इनको बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि आप इन व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए अपने मुख द्वार से ग्रीष्म वायु का प्रवाह कर रहे हैं। जैसे पहला वर्ण होता है सा, दूसरा होता है षटकोण वाला सा, तीसरा सपेरा वाला सा और चौथा हा से हल। पहला षटकोण सलजम वाला सा, इसको सलजम वाला सा कहते हैं, इसको षटकोण वाला, इसको सपेरा वाला। सा, सा, सा और हा, ये 4 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनको बोलने में आपके मुख द्वार से गर्म वायु का प्रवाह होता है। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपके मुख द्वार से गर्म वायु का प्रवाह होता है वह क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपकी प्राणवायु अंतः क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है वह अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो मैंने आपको ऊष्म व्यंजन वर्ण तक बता दिया। अब ऊष्म व्यंजन वर्ण तक जानने के बाद आपको 4 व्यंजन वर्ण और पढ़ने होते हैं। एक बार फिर से पुनः देखेंगे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इसमें मैंने 5 प्रकार के वर्गों को बांट रखा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ये 2 और वर्ण जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है या छुपे हुए व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा के तौर पर जाना जाता है। तो ये जितने भी वर्ण आपको दिख रहे हैं ये वर्गों के अनुसार बांट दिए गए हैं। उसके बाद आपने लिखा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो इसमें लिखिए, इसमें आपने लिखा होगा स्वर तथा व्यंजन के मध्य पाए जाने वाले वर्ण अथवा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंतःगमन करती है वह क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे आपने 4 लिखे, या, रा, ला और वा। ठीक, उसके बाद आप आगे बढ़े तो आपने लिखा ऊष्म व्यंजन वर्ण, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपके मुख द्वार से ग्रीष्म यानी गर्म वायु का प्रवाह बाहर की ओर होता है वह ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे सा, सा, सा और हा, सलजम, षटकोण और सपेरा वाला सा, फिर उसके बाद हा। अब आप और आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आगे जो 4 वर्ण बचे हैं उनको क्या कहा जाता है। मैं पहले पूरी वर्णमाला को लिखवा दूं, उसके बाद कहाँ से बोला जाता है और किन वर्णों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो लिखवाऊंगा। अगले जो व्यंजन वर्ण हैं वह हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण का क्या मतलब हुआ? तो इसमें आप लिखेंगे ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 वर्णों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 वर्णों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका प्रयोग करने के लिए आपको 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। आप 2 वर्णों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते या उनका निर्माण आप नहीं कर सकते। तो उसमें छा से छत्री आपने पढ़ा होगा, त्रा, ज्ञा और स्रा। मात्र यही 4 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनको आप संयुक्त व्यंजन वर्ण की संज्ञा देते हो या संयुक्त व्यंजन वर्ण के तौर पर आप जानते हो। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के तौर पर छा से छत्री ये का और सा से मिलकर बना होता है। त्रा से त्रिशूल ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा से ज्ञानी जा और इया से मिलकर बना होता है। स्रा से श्री सा और रा से मिलकर बना होता है। आप देखेंगे कि मैंने सब में हलंत लगा रखी है। ये क्या लगा हुआ है? हलंत। तो पहला का और सा से जो सपेरा हो, सा से जो षटकोण होता है उसमें भी हलंत लगाई और उसके बाद छोटा आ अलग लिख दिया। फिर उसके बाद ता देखेंगे तो ता और रा, त्रा से त्रिशूल ता और रा से मिलकर बना होता है। आखिरी अगला जो आखिरी वर्ण जो पढ़ते हैं ज्ञा से ज्ञानी वह जा और इया से मिलकर बना होता है और उसके बाद छोटा आ लिखा जाता है। इसके बाद स्रा से श्री सा और रा से मिलकर बना होता है, बाद में छोटा आ भी आप लिख सकते हैं। अभी पेपर में 2 प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, या तो फिर ऐसे लिख कर आएगा और या तो फिर इस प्रकार से लिख कर आएगा। या तो ऐसे लिख कर आएगा और या तो फिर पीछे छोटा आ लगा होगा उसमें।
तो आपको एक ही प्रकार याद रखना है, उससे आपके दोनों प्रकार स्वयं आपको याद हो जाएंगे। जैसे छा से छतरी का प्लस सा, त्रा से त्रिशूल ता प्लस रा, ज्ञा से ज्ञानी जा प्लस इया और श्रा से श्री सा प्लस रा। आपको खाली एक प्रकार याद रखना है। आप इससे भी इसमें हलंत लगाएंगे तो छोटा आ स्वयं ही आपको उसमें दिखाई देने लगेगा। तो छोटा आ को आप अलग करके भी याद कर सकते हैं अथवा जैसे आप उसको याद रख पाएँ। तो ये क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको आप दो वर्णों के सहयोग से मिलकर बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह संयुक्त व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। अब ये तो इतना हो गया। इसके बाद मुझको कुछ चीज़ें आपको समझानी हैं तो उनको समझ लीजिए, क्योंकि अब हम वर्णों और व्यंजनों के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ से उनको उच्चारित किया जाता है उनके बारे में जानेंगे। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको एक सारणी बनानी होगी। वह सारणी अगर आप याद रख पाएँ तो आप उनके स्पर्श वर्णों को भी याद रख सकते हैं या उनके उच्चारण स्थान को भी याद रख सकते हैं। तो आप किस प्रकार से याद करेंगे वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने का, खा, गा, घा और अंगा, ये का वर्ग है। अब ये का वर्ग कैसे बोला जाता है? तो का वर्ग कंठ से बोला जाता है। यानी का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। यहाँ पर आपके गले में कंठ होता है, वहाँ से सीधे ध्वनि का प्रसार होता है और का वर्ग का उच्चारण किया जाता है। दूसरा है चा, छा, जा, झा और इया। इसको कहाँ से बोला जाता है? तो इसको तालु या तालव्य से बोला जाता है। जो आपका तालु होता है वहाँ से वायु का प्रवाह होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान बन जाता है। टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये तीसरा वर्ग है टा वर्ग। इसको कहाँ से बोला जाता है? तो इसको मूर्धन्य से उच्चारित किया जाता है। यानी मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण या टा वर्ग जो है वो कहाँ से उच्चारित होता है? तो वह मूर्धन्य से उच्चारित होता है। इसके बाद ता, था, दा, धा और ना, ये ता वर्ग है। ये कहाँ से बोला जाता है? तो इसके बोलने के लिए आपकी जो जिह्वा है वो दंत को टच करती है। आप चाहे बोल कर देखिएगा कि आपकी जिह्वा आपके दांतों को यदि छूकर जाती है तो वह दंत उच्चारण स्थान बन जाता है। इसके बाद पा, फा, बा, भा और मा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आपको 25 व्यंजन वर्ण अगर याद रखने हैं तो आपको कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ याद रखना होगा। अब इसमें से आपको यदि 5 नाम याद हो गए, कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ण हम उठाकर पूछ लें, आप यदि 5 नाम और उनके पहले वर्ण याद रखते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। मान लीजिए आपको याद है कि का, चा, टा, ता, पा, कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। अब मैंने पूछा भा, तो आपने सोचा का, चा, टा, ता, पा, आखिरी वर्ण है, आखिरी वर्ग है, तो पा में आएगा भा। उसके बाद कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, तो भा और ओष्ठ का मेल हो जाएगा। तो आपको खाली पहला वर्ण, यदि आपको वर्णमाला नहीं आती है तो आपको वर्ग का पहला वर्ण और वह किससे बोला जाता है ये याद रखना है। बकाया धीरे धीरे पढ़ते हुए आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये और ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण आपको लिखवाए गए थे ये भी कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये भी मूर्धन्य से ही बोले जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये टा वर्ग के ही 2 वर्ण हैं, तो ये भी टा वर्ग के कारण मूर्धन्य से ही बोले जाते हैं। इनको विशेष तौर पर अपनी कॉपी पर ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे आपको मैंने लिखवाया था अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। जहाँ पर आपने अंतःस्थ लिखा था वहीं पर यदि जगह उपलब्ध हो तो वहीं पर लिख लीजिएगा, अथवा नया भी आप लिख सकते हो। अब आपने लिखा या, फिर लिखा रा, फिर लिखा ला और फिर लिखा वा। अब ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो या से यज्ञ जो है उसका उच्चारण स्थान है तालु।
तो या से यज्ञ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य या तालु हो गया। उसके बाद रा से रथ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तो मूर्धन्य या मूर्ध्या हो गया। यानी रा से रथ जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। उसका प्रयोग कहाँ से किया जाता है? मूर्धन्य यानी मूर्ध्या से उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद आएगा ला। तो ला का प्रयोग कहाँ से किया जाता है? तो ला का प्रयोग दंत से किया जाता है। और आखिरी जो वर्ण बचता है उसका नाम है वा। तो वा का प्रयोग कहाँ से किया जाता है? तो वा के प्रयोग के लिए आपको दंतौष्ठ शब्द लिखना होता है। दांत और ओंठ दोनों के प्रयोग के द्वारा हम वा का उच्चारण कर पाते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य पाए जाते हैं, या से यज्ञ तालु, रा से रथ मूर्धन्य, ला से लड्डू दंत और वा से वकील दंतौष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ दो से बोला जाता है। या तो आप कहें तो मैं उधर लिख देता हूँ, ना दिख रहा हो तो, या, रा, ला और वा। पहला तालव्य या तालु, दूसरा मूर्धन्य, कभी कभी ऐसे भी लिख कर आता है मूर्ध्या, इसका दंत्य या दंत या दांत, इसका दंतौष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ। तो आपको याद रखना है कि ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हैं। अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हैं या, रा, ला, वा, तालु, मूर्धन्य, दंत और दंतौष्ठ। तो आपको इतना याद करने के लिए कुछ नाम याद रखने थे मात्र। का वर्ग के लिए कंठ, चा वर्ग के लिए तालु, टा वर्ग के लिए मूर्ध्या, ता वर्ग के लिए दंत और पा वर्ग के लिए ओष्ठ। या के लिए तालु, रा के लिए मूर्धन्य, ला के लिए दंत और वा के लिए दंतौष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ। तो आपको का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग 25 और 4 29 वर्णों के नाम और उनके उच्चारण स्थान को याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यदि लिखा जाए तो अगले जो व्यंजन वर्ण हैं उनको स्पर्श संघर्षी, सीधे सीधे लिखते हैं ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन वर्ण जो मैंने आपको बताया था, ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण के तौर पर आपको बताया गया था कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में आपके मुख द्वार से गर्म वायु का प्रवाह होता है वह ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे लिखवाया गया सा, सा, सा और हा। अब ये 4 व्यंजन वर्ण हैं आपके पास, सा, सा, सा और हा। अब सा का पहले का क्या होता है? तालु। दूसरे सा का क्या होगा? मूर्धन्य। पहले सा का तालु, दूसरे सा का मूर्धन्य, तीसरे सा का क्या होता है? तीसरे सा का होता है दंत। जैसे उसमें आपने देखा था तालु, मूर्धन्य और दंत, वैसे इसमें आप देख रहे हैं तालु, मूर्धन्य और दंत। उसके बाद जो आखिरी हा है उसको कहाँ से बोला जाता है? तो हा को बोलने के लिए स्वर यंत्र भी लिखते हैं और कंठ भी लिखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, यदि आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि हा जो व्यंजन वर्ण है वह कंठ से बोला जाता है, कंठ आ जाएगा तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। परंतु यदि स्वर यंत्र खाली लिख कर आ जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हा का व्यंजन वर्ण, जो हा व्यंजन वर्ण है वह स्वर यंत्र से भी, कंठ का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। तो पहला सा तालु, दूसरा सा मूर्धन्य, तीसरा सा दंत और हा स्वर यंत्र से बोला जाता है। इसके आगे के उच्चारण स्थान अल्प प्राण, महाप्राण और विभिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान जो छूट गए हैं अभी, विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान जो अभी आपने नहीं लिख पाए, उनको लिखने के लिए हमारे आगे आने वाली वीडियो को विजिट कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।